विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे में एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और जाते जाते हमने गिरावट के साथ ही क्लोजिंग की और बीच में एक शानदार रिकवरी दिखी थी तकरीबन क्लोजिंग से आधा घंटा पहले तक, और ऐसा लग रहा था कि 17,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से लास्ट के आधे घंटे में एक शार्प करेक्शन दिखा और हमने 17,800 के नीचे क्लोजिंग दिखाई। और आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो एक 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, जैसे मैं इस मूविंग एवरेज की कई बार बात भी कर चुका हूं कि हमने 14 मई से क्लोजिंग बेसिस पर एक बार भी हमने ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की थी। लेकिन हां, दो बार क्रॉस जरूर हुए थे। एक बार आप देखिए 28 जुलाई को हमने इसको इंट्राडे में क्रॉस किया, उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने इसको टच किया, और 12 नवंबर को भी हमने इसको टच किया। और आप देखिए थर्सडे को ये वॉलेटाइल थर्सडे को भी एक बार हमने इसके नीचे ट्रेडिंग करी, लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर मिली थी। लेकिन जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ये एक वीक क्लोजिंग मिली हमें। अब हमें केवल और केवल मंडे की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अगर हमने 17,765 के ऊपर ओपनिंग की तो 10-15 मिनट हमें देखना होगा। अगर हम ऊपर बने रहते हैं तो एक मूव जिसकी पॉसिबिलिटी केवल 30% की है कि हम 17,900 की तरफ जाएं। अदरवाइज क्लोजिंग को देखते हुए अगर हमने 17,730 के नीचे फिर से ओपनिंग कर दी और कंटिन्यूस अगर हमने 15 से 20 मिनट नीचे बिता दिए, तो अगली मूव तकरीबन 17,200 तक की हो सकती है। एक बड़ा गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी आज की क्लोजिंग के हिसाब से तकरीबन आप मान के चलिए 70% तक तो है। लेकिन अगर आप 4-5 दिन पहले की मेरी वीडियोस को देखेंगे तो मैंने ये कहा था आपको कि निफ्टी मुझे इतनी वीक नहीं लगती जितनी बैंक निफ्टी वीक लगती है। और जब हम 41 और 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, मैंने 37,300 के टारगेट बैंक निफ्टी के बोले थे और ऑलमोस्ट हम उसके आसपास आ गए हैं। लेकिन निफ्टी में मुझे इतनी गिरावट नहीं लग रही थी। और अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए, ज्यादा श्योर होके आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो वो प्राइस तो है 18,000 का। 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंड फिर से अपसाइड की तरफ बन सकता है। लेकिन पिछले 4-5 दिन की ट्रेंड को देखते हुए मुझे वीकनेस ज्यादा लगती है। मैं शॉर्ट की अभी एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी के आसपास हमें दोनों तरफ की मूव देखने को मिलती है, तो उस पॉइंट से मैं आपको कह रहा हूं, अगर 17,760 के नीचे ओपनिंग होती है या पिछली क्लोजिंग जो 17,730 है उसके भी नीचे क्लोजिंग होती है, तो हो सकता है कि हम थोड़ी गिरावट दिखा दें। तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। एडवाइस लॉन्ग साइड पर जाने की नहीं होगी जब तक हम 17,800 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करते। 17,800 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर 17,900 का टारगेट हो सकता है, और नीचे खुलने पर 17,200 तक की मूव कंटिन्यू हो सकती है। तो आपकी चॉइस है कि आप किस तरफ को ट्रेड करना चाहते हैं। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी वीक पहले से ही थी। आप देखिए बैंक निफ्टी तो यहीं से वीक थी, तकरीबन
4-5 दिन पहले से। लेकिन जो फ्राइडे की जो लो लगे 37,830 के आसपास के, और मैंने 37,300 की बातें तब की थी जब हम यहां ट्रेड हो रहे थे। आप देखिए 41,000 के आसपास मैंने कहा था कि मुझे एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में लगती है, और देखिए ऑलमोस्ट हम वहां से तकरीबन 3,500 से 4,000 पॉइंट गिर चुके हैं। तो केवल 250-300 पॉइंट की ही बात रह जाती है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट, ये गिरावट यहां से नीचे आनी नहीं चाहिए। 37,400-500 के आसपास आपको गिरावट में स्टॉक मिलता है, या 37,700 पे भी मिलता है, तो आप वहां से लॉन्ग पोजीशन लीजिए हैजिंग के साथ। शॉर्ट मत करिएगा, फिर शॉर्ट बनेगी अगर 37,300 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो शॉर्ट का कैंडिडेट होगा। उस केस में तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, उसमें तो आपको स्पोर्ट ही बहुत नीचे दिखेगा। आप देखिए उसके बाद 36,600 कुछ का, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी नीचे बहुत दूर दूर की हैं। तो अभी हम इतनी बड़ी दूर की बातें नहीं करेंगे, केवल नज़र रखिए 37,350 इसके आसपास मिलता है तो लॉन्ग कीजिए। इससे 200 पॉइंट ऊपर भी लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल बड़ा शार्प आएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी को डिप पर बाय कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था, और पिछला जो रिसेंटली इसका लो था उसको जरूर इंट्राडे बेसिस पे इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ 2450 तक के भी लो लगाए। लेकिन मुझे रिलायंस की गिरावट 2400 से ज़्यादा नहीं लगती, तो रिलायंस को तो आपको बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से रिलायंस 2400 नहीं तोड़ना चाहिए, 2400 के आसपास मिल जाए तो वहाँ बाय कीजिए, या 2500 के ऊपर मिल जाए तो वहाँ बाय कीजिए, अगर यहाँ पर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो। मार्केट मूवर अगला रिलायंस ही होगा, और मुझे पर्सनली लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी को लीड करेगी। मुझे 2000 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी में एक तेजी लगती है, तो उसी हिसाब से आप इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक को मैंने लॉन्ग किया, और अपने ग्रुप के अंदर मैंने एक स्टॉक को लॉन्ग किया था, और एचडीएफसी बैंक जहां पे मैंने बाय किया है वहीं के आसपास की क्लोजिंग मिली है। इंट्राडे में जरूर नीचे चला गया था, 26-27 तक गया था, लेकिन आज अब देखिए ये जो आपने 1548 की एक सपोर्ट देखी थी जिसको क्रॉस करके हम नीचे गए थे, पहले हम इसको होल्ड कर रहे थे, उसके बाद अब यही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर किसी कारण से हम, आप देखिए 1548 के ऊपर ओपन होते हैं और 1565 क्रॉस कर देते हैं, तो आप एक शार्प रिकवरी एचडीएफसी बैंक में देखेंगे। उस केस में 1585 और 1600 के टारगेट बहुत तेजी से दिखेंगे। तो अच्छा प्राइस है, हाई से स्टॉक तकरीबन आप देखिए 160 पॉइंट से भी ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका है, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन मिल चुका है। तो आप इतने, इससे ज्यादा करेक्शन की क्या उम्मीद करेंगे। यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होता है। फ्यूचर्स बाय करके आपको पुट बाय करिए, और लंबा नजरिया रखिए, कम से कम पूरी दिसंबर एक्सपायरी का। उस केस में आपको अच्छा रिटर्न दिख सकता है, और आप हैज भी होंगे, कोई मार्जिन भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और रिस्क बिल्कुल आपके ऑप्शन प्रीमियम का ही रहेगा, और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ऊपर की तरफ लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं। इंडस बैंक को तो हमने अवॉइड करने के लिए बोला ही हुआ है, लेकिन अब आप देखिए 4-5 दिन से इंडस बैंक एक जो ये बड़ी गिरावट हुई थी उसको अब ये एडजस्ट करता दिख रहा है। इससे आगे फर्दर और गिरावट आ नहीं रही। तो अगर आप रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, अभी पिछले 7-8 दिन मैंने लगातार मना किया कि इसमें आप हाथ मत डालिए, लेकिन जैसा मैंने एक इसके अंदर अब कंसोलिडेशन देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग बुरी खबरें भी भूल जाते हैं, और एक जहाँ से इस स्टॉक ने एक रैली दिखाई थी, आप यही प्राइसेस थे तकरीबन 990 के आसपास के, वहाँ तक हम आ ही चुके हैं। तो अगर लंबा नज़रिया रखते हैं, इसमें अभी बाइंग थोड़ा सा टाइम लेगी। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 1060 के ऊपर या 1078 के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस केस में एक रिवर्सल बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। यहां पर एक कंसोलिडेशन का फेस है, क्योंकि हम हैज करके चलते हैं, तो अगर मूव नहीं मिली तो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम, जो हैजिंग के लिए ऑप्शन बाय करते हैं उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो लंबा नज़रिया है और थोड़ा पेशेंस है तो आप यहां से बाय कीजिए। अगर मूवमेंट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में
1060 के ऊपर और 1075 के ऊपर बाय आप ले सकते हैं। एच डी एफ सी ने एक देखिए 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद एक सपोर्ट इसने लिया है 2900 के आसपास, 2915, और यहीं से स्टॉक देखिए कई बार वापस पलटा है। आप यहां से उठा लीजिए, इंट्राडे में हम इसी रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं और देखिए यहीं से वापस हो जाते हैं। तो अब क्योंकि अगर ट्रेंड देखिए एक के बाद एक 4 दिन के नए लोज लगे हैं, अगर गिरावट के साथ ओपन होता है और कंटिन्यूस हम नीचे बने रहते हैं तो हम ये मान के चलें कि स्टॉक यहां तक आ सकता है 2850 तक। लेकिन गिरावट में 2850 के आसपास तो लेना बनता है, क्योंकि ये वॉलेटाइल और सॉरी ये क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। अगर 2850 के आसपास तक आता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, या 2850 और 2760 के बीच में कहीं पे मिलता है मेरे हिसाब से यहां पे बाय करना चाहिए। लेकिन कोई गिरावट में, क्योंकि 90% लोग गिरावट में आने वाले स्टॉक्स को बाय करते ही नहीं है, वेट करते रहते हैं कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, क्योंकि बॉटम हमने भी कभी नहीं देखा ना आप बॉटम को पकड़ सकते हैं। तो जहां आपने मन बनाया होता है कम से कम वहां बाइंग करनी चाहिए और हेजिंग के साथ बाइंग करनी चाहिए। तो मेरा प्राइस रहेगा 2840-45 का और उसके बाद 2765। इस कहीं पर भी इन दोनों प्राइसेस के बीच में, इन दोनों प्राइसेस पर आप कहीं पे बाय कर सकते हैं। कि कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए ये एक 2000 के प्राइसेस लगा दिया और मैंने क्या कहा था, पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, 2010 के आसपास मिले तो आप बाय कीजिएगा। 3 दिन के अंदर ये प्राइस लग गया, मेरे हिसाब से यहाँ बाय बनता है। अगर फिर भी कोई वेट करना चाहता है तो उसके बाद प्राइस निकल गया था 1940 जहाँ, तो आप 1940 तक वेट करें। अगर यहीं से स्टॉक घूम गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से स्टॉक बेरिश जरूर है, लेकिन एक डिप मिली है आपके लिए यहां पर लॉन्ग जाने के लिए, तो बिल्कुल यहां बाय कर सकते हैं या 1940, दोनों पर बाय कर सकते हैं। स्ट्रेंथ दिखेगी स्टॉक के अंदर अगर 2070 के ऊपर क्रॉस होगा तो। आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट हो गया और आप देखिए जो इसने अपनी गैप फिल किया था उसके नीचे जाने को राजी ही नहीं है। 758 के लो लगे हैं, मेरे हिसाब से 750 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक हुआ तो फिर 715 तक के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन वैसे तो 3 दिन हम यहीं पर एक ही प्राइस पर क्लोज हो रहे हैं, तो एक बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है, वही जो गैप फिल हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा 750 मान लीजिए, 750 पर बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं बाय करना चाहते, 12-13 पॉइंट और नीचे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेनी है तो फ्यूचर्स के अंदर लीजिएगा और साथ में अपनी पोजीशन को हेज करिएगा पुट बाय करके। और एट द मनी पुट अगर बाय करेंगे उसमें प्रीमियम जरूर ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन आप वहीं से हेज हो जाते हैं। अदरवाइज आप जितनी दूर का पुट बाय करेंगे उतना रिस्क आपका एडिशनल ओपन हो जाता है। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक की कैंडल फॉर्मेशन देखिए, नए लो रोज ब्रेक कर रहा है और इंट्राडे में तो 700 तक भी गिर गया और मेरे पास 752 का लॉन्ग है। 26 रुपये में 24 रुपये में पुट बाय की थी। हाँ, पुट में तो जरूर प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उससे दुगना लॉस फ्यूचर्स के अंदर है। तो फ्यूचर्स को तो हम रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन पुट का प्रीमियम अगर डिके हो जाए तो वो रोल ओवर नहीं होता। तो अच्छी बात है, पुट के अंदर तो प्रॉफिट आ रहा है, इससे हमारी एवरेज ही तकरीबन 25-26 रुपये की नीचे की हो जाती है। तो अब जो 724-25 की अब मेरी एवरेज है, इसकी मजबूरी है हमें रोल ओवर करना। और नया ट्रेड अगर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं, आज के हिसाब से प्राइस बनता है 735 का। 735 के ऊपर अगर स्टॉक मिलेगा तो लॉन्ग जाइएगा, अदरवाइज नया ट्रेड फिलहाल के लिए मत लीजिए। और जिनकी पोजीशन पुट के साथ लॉन्ग बनी हुई है, रोल ओवर करना हमारी मजबूरी है। पुट का प्रॉफिट बुक करके, फ्यूचर्स का लॉस बुक करके पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगली एक्सपायरी में, और एट द मनी पुट पर बाय करनी है। ये नहीं कि हमने 750 की जब पुट बाय करनी है, पुट बाय करेंगे हम 700 के आसपास की और कंटिन्यू रहेंगे। अगर यहीं से मूव वापसी मिलती है तो हमारा प्रॉफिट यहीं से शुरू होगा। तो नया ट्रेड अभी अवॉइड कीजिए लॉन्ग साइड पर। एसबीआई देखिए, एसबीआई ने आपको पता होगा
कि पहले मेरे पास शॉर्ट पोजीशन थी और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट पोजीशन और ली थी और मुझे 10 रुपये मिले थे। तो जो मेरी पोजीशन शॉर्ट चली आ रही थी जिसमें मैं ट्रैप हो गया था, साथ में कॉलें भी थी, तो नुकसान मेरा था, थोड़ा सा था, लेकिन जो मैंने एक एडिशनल शॉर्ट बनाया उससे मेरा वो कवर हो गया लॉस। और आज की डेट में मैं नुकसान में नहीं हूँ, लेकिन मेरा टारगेट 485 का ऑलमोस्ट, देखिए इसे आप पूरा मानिए या ना मानिए, लेकिन 492 का टारगेट मैंने 485 बोला था, 492 आपको स्क्रीन पे दिख भी गया। और अभी इसमें स्ट्रेंथ अगर दो कैंडल को देखेंगे तो आपको लगता है कि स्ट्रेंथ लौट आई है, लेकिन स्ट्रेंथ रिवर्सल तब दिखेगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे 516-17 क्रॉस करके क्लोज होगा, जो अभी थोड़ा सा दूर है। तो जितनी गिरावट हुई है, क्योंकि अब हम एक्सपायरी में आसपास हैं, तो उसकी छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तकरीबन 508, 510, 15 तक। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल पहले एक गिरावट दिखनी चाहिए, तकरीबन फिर से मुझे लगता है कि 485 छूना चाहिए और उसके बाद ही कोई ट्रेंड रिवर्सल दिखे। बाकी 515-16 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग कीजिएगा, यहाँ पर मत कीजिए, या 485 पर बाय कीजिए। दो प्राइसेस बता दिए लॉन्ग जाने के लिए, शॉर्ट अभी फ़िलहाल एडवाइस नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का बड़ा अच्छा रोल है, और इन दोनों ही जो इंडेक्स है इसकी मूवमेंट इन पर डिपेंड करती है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।